बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालबात। हमारा आज का मौजू है उर्दू बतौर दफ्तरी ज़ुबान। आज के लेक्चर में हम उर्दू के बुनियादी मुबाहिस पर बात करेंगे कि दफ्तरी उर्दू के बुनियादी मुबाहिस कौन कौन से हैं। इससे पहले कि हम उर्दू बतौर दफ्तरी ज़ुबान उसके मुबाहिस पर बात करें, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में उर्दू को कौमी ज़ुबान करार देने के बाद उसकी जब तक हम दफ्तरी हैसियत को मुतय्यन नहीं करते, उस वक्त तक हम उसको सरकारी ज़ुबान के तौर पे, दफ्तरी ज़ुबान के तौर पे राइज नहीं कर सकते। तालबात, आप जानती हैं कि बरसगीर में फ़ारसी ज़ुबान का दौर दौरा था। बरसगीर पाको हिंद में मुसलमानों की जब आमद हुई और इस्लाम की तरवीज के बाद समाजी सतह पर कई तब्दीलियां रूनुमा हुई, सरकारी और दरबारी ज़ुबान के तौर पर फ़ारसी ज़ुबान का चलन हर तरफ था। अरबी की हैसियत इस वजह से थी कि ये मजहबी ज़ुबान थी, लेकिन आलमी इस्लाम की जो तहजीबी ज़ुबान थी वो फ़ारसी ज़ुबान थी। और बरसगीर में आप जानती हैं कि जिस आबादी ने सियासी इक़्तिदार हासिल किया था वो ईरान से आई थी, लिहाजा फ़ारसी ज़ुबान का असर होना लाज़मी था। इसी बरतरी की वजह से कई सदियों तक बरसगीर पर फ़ारसी की हुक्मरानी रही। मुगलिया अहद के दौर में भी फ़ारसी की यही रवश कायम रही, लेकिन जब आप देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर आता है और बरतानवी इक़्तिदार आता है, तो फ़ारसी की जगह हमें अंग्रेज़ी लेती हुई नज़र आती है। सबसे पहले तो जो मुस्तशरिकीन थे और जो अंग्रेज़ी ज़ुबान से मोहब्बत करने वाले थे, उनके दरमियान काफ़ी फासले रहे। लॉर्ड मैकाले, जिसका निज़ाम तालीम जो है वो बहुत अहम है, उसके साथियों की कामयाबी के बाद अंग्रेज़ी को तालीमी और दफ्तरी ज़ुबान के तौर पर इख्तियार कर लिया गया और सिर्फ निचली सतह पर उर्दू ज़ुबान जो थी वो इस्तेमाल में आई। 20वीं सदी तक इसी तरह अंग्रेज़ी की बरतरी कायम रही और हमारा जो इब्तदाई निज़ाम तालीम है वो मुस्तशरकीन और अंग्रेज़ी परस्त जो लोग थे उनके दरमियान कशमकश का शिकार नज़र आता है। 1857 तक जो है हमें बरसगीर में दफ्तरी ज़ुबान जो है, अदालतों की जो ज़ुबान है वो फ़ारसी नज़र आती है और हाकिमों की ज़ुबान भी आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी ही थी, इसलिए बरसगीर में अंग्रेज़ी की अहमियत बढ़ चुकी थी। जब हम उर्दू बतौर दफ्तरी ज़ुबान पर गौर करते हैं तो हमें दो किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। अव्वल वो इस्तिलाहात जो ज़ुबान का मजमूई सांचा। इब्तदाई बरतानवी दौर में उर्दू ज़ुबान के इस्तेमाल के बाद जो रुझान नुमायां दिखाई देता है और इस्तिलाहात के ज़िमन में भी मुगलिया दौर के बाद भी जो इस्तिलाहात हमें नज़र आती हैं उनमें हमें फ़ारसी का असर ज़्यादा नज़र आता है। फ़ारसी के बाद जिस ज़ुबान का असर नज़र आता है वो अरबी है। हमारी उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तिलाहात जो हैं वो फ़ारसी ज़ुबान की हैं, लेकिन चूँकि ये शुरू से राइज हैं इसलिए इन इस्तिलाहात के इस्तेमाल ने जो गराबत है, जो अजनबियत है, उसको ख़त्म कर दिया था। इसलिए हम देखते हैं कि इब्तदाई स्कूलों में जो रजिस्टर हैं उनके नाम और इस तरह की बहुत सी इस्तिलाहात जो हैं वो उर्दू में राइज थी, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज़ी की गिरफ्त बढ़ती गई, अंग्रेज़ी इस्तिलाहात ज़्यादा हो गई। आज हम देखते हैं तो उर्दू को दफ्तरी ज़ुबान के तौर पर जब हम राइज करने का नुक्ता नज़र देखते हैं तो हमें दो नुक्ता नज़र नज़र आते हैं। एक तबका जो है वो हमें खालस उर्दू के हामियों का नज़र आता है और वो कहता है कि अंग्रेज़ी के जो बदेसी अल्फाज हैं उनको खारिज करके
मुतबादल और अंग्रेजी इस्तिलाहात की जगह अरबी और फारसी से इस्तेफादा करना चाहिए, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि अगरचे ये इस्तिलाहात मुश्किल तो हैं, लेकिन चूंकि इस्तिलाहात साजी का अमल एक समाजी अमल है, इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता राइज हो जाएंगे। जबकि दूसरा जो हमें तबका नजर आता है वो कहता है कि अंग्रेजी के अल्फाज क्यों खारिज किए जाएं, क्योंकि वो उर्दू जुबान का हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उर्दू जुबान जो है उसमें बहुत सी जुबानों के अल्फाज जो हैं वो नजर आते हैं, फारसी के, अरबी के, अंग्रेजी के, जो यहाँ की मकामी जुबानें थीं, पंजाबी, हिंदी, बहुत सी जो हमारे सूबाई जुबानें हैं उनके अल्फाज भी हमें उर्दू में नजर आते हैं। तो लिहाजा उर्दू में जो अंग्रेजी के अल्फाज राइज हो चुके हैं और जगह पा चुके हैं, उनकी जगह अब हमें दोबारा से फारसी और अरबी इस्तिलाहात राइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ तक उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उर्दू ज़ुबान का जो अभी तक जो इस्तेमाल नज़र आता है वो हमें अदबी इस्तेमाल नज़र आता है, और इसमें शेर व शायरी का असर जो था वो ज़्यादा था। जबकि दूसरी ज़ुबानों पर अगर हम गौर करते हैं तो उसमें जो ज़ुबानें हैं वो कारोबारी लिहाज से भी इस्तेमाल होती रही हैं, समाजी लिहाज से भी इस्तेमाल होती रही हैं। अंग्रेज़ी को ही देखें तो अदब के साथ साथ उसमें साइंसी उलूम का जो है एक कसीर सरमाया मौजूद है। लिहाजा जब हम उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान देखते हैं तो हमें देखना है, क्योंकि हम लोग उर्दू अदब के इतने आदी हो चुके हैं कि हम शायराना तर्ज रवश और अदबी उर्दू को ज़्यादा पसंदीदा ख्याल करते हैं। तो दफ्तरी उर्दू के लिए हमें जो है वो साहिब इक़्तिदार की रहनुमाई, साहिब इक़्तिदार को एतमाद में लेने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ अदीबों को भी एतमाद में लेने की ज़रूरत है। क्योंकि दफ्तरी ज़ुबान में साहिब इख्तियार वो नई नस्ल है, यानी जो निज़ाम है हमारा दफ्तर का जो निज़ाम है उसमें वो नस्ल साहिब इक़्तिदार है जिसका ज़्यादातर रिश्ता ज़हनी और जिस्मानी दोनों लिहाज से अंग्रेज़ी के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें अपनी ज़ुबान के बारे में एहसास कमतरी जो है वो नज़र आता है। दूसरा, उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान राइज करने में एक हिचकिचाहट का मरहला भी नज़र आता है, और भरपूर एहसास भी है कि शायद हमारा कहीं मतहत जो है वो हमसे ज़्यादा बेहतर ना उर्दू ज़ुबान जानता हो। लिहाजा हम उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान इख्तियार करने से कतराते हैं। लेकिन आज हमें उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान, जिसका फ़ैसला हमारी सुप्रीम कोर्ट भी दे चुकी है, उसके लिए नई पौध को, नई नस्ल को एतमाद में लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान राइज कर लिया तो इससे जो हमारी तबकाती मुगायरत है वो कम हो सकेगी, और फिर उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान के तौर पर राइज करने से बहुत से मराहिल जो हैं वो भी हल हो सकेंगे। जहाँ तक हम लफ्ज़ दफ्तर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये उर्दू ज़ुबान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, और इस लफ्ज़ की कई जिहतें हैं। लुगत में जब हम देखते हैं फरहंग आसफिया, उसमें जब हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये लफ्ज़ दफ्तर इसकी असल फ़ारसी है, और ये मजमूई हिसाब किताब, कचहरी के कागजात का मजमुआ, भारी ख़त, तवील कहानी किस्सा या रिपोर्ट
और महकमा, ऑफिस के मानों में इस्तेमाल होता है। यानी जो दफ्तर है, दफ्तर का लफ्ज बेसिकली बुनियादी तौर पर फारसी से है और फारसी में इसके मानी जो हैं वो जो अदालत के कागजात होते हैं, खतूत, एक तवील किस्सा कहानी, या जो कोई महकमाना रिपोर्ट लिखी जाती है, या ऑफिस के मानों में इस्तेमाल होता है। और हम गौर करें तो हम देखते हैं कि दफ्तर का जब हम अंग्रेजी लफ्ज देखते हैं तो दफ्तर का अंग्रेजी मतरादफ लफ्ज जो है वो ऑफिस है। शानुल हक हकी साहब उर्दू अदब का एक अहम नाम जिन्होंने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश एंड उर्दू डिक्शनरी जो है वो मुरतब की थी, उनकी उस डिक्शनरी में जब हम ऑफिस के मानी और मफहूम पर गौर करते हैं तो इसका मतलब है कि ऑफिस ऐसी जगह है जहां कोई इंतकामी कार्रवाई होती है। दूसरा मानी जो लुगत में दर्ज है वो है किसी कारोबार के अंजाम देने का मुकाम, टिकट घर या डाकखाना। एक और मानी जो दर्ज है वो है किसी बड़े कारोबार का मकामी दफ्तर या शाख, किसी पेशावराना माहिर मशावरत का कमरा। यानी वो शख्स जो कि बहुत माहिर है, लोग उससे मशवरे करते हैं मुख्तलिफ पेशों के बारे में, उसके कमरे को भी ऑफिस कहा जाता है। फिर ऑफिस का लफ्ज अंग्रेजी में ओहदा या मनसिब के लिए भी इस्तेमाल होता है। मनसब की मियाद वजीर या हुकूमत बनाने वाली सियासी जमात की सरबराह रहने की मुद्दत ओहदा पर फायज होना, यानी किसी सियासी जमात का सरबराह जो है वो किस मुद्दत के लिए फायज है, उसके लिए भी यानी मनसब की मियाद के लिए भी ऑफिस का लफ्ज अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है। इसी तरह किसी सरकारी महकमे वगैरह का दफ्तर का इमला और दायरा इख्तियार मजमूई तौर पर जैसे दफ्तर खारजा यानी कई दूसरे दफातर भी इसमें शामिल हैं। अब हम जब इंग्लिश डिक्शनरी एक और इंग्लिश डिक्शनरी से देखते हैं तो वहाँ हमें जो ऑफिस का मफहूम नज़र आता है वो है अ रूम, सेट ऑफ रूम्स और बिल्डिंग इन विच बिजनेस, प्रोफेशनल ड्यूटीज और क्लरिकल वर्क आर कैरिड आउट। दूसरे मानी जो दर्ज हैं वो है अ डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद पर्टिकुलर बिजनेस। यानी दफ्तर का मफहूम क्या है? दफ्तर का लफ्ज अंग्रेजी में उसका जो मुतरादिफ है वो है ऑफिस, और ऑफिस के मानी जो इंग्लिश डिक्शनरी में है वो है अ रूम, एक कमरा, सेट ऑफ रूम्स, बहुत से रूम हो सकते हैं, एक इमारत भी हो सकती है, कारोबारी इमारत, पेशावराना जहाँ ड्यूटियाँ अदा की जाती हैं, जहाँ क्लरिकल वर्क जो है, क्लरिकल काम जो है वो अंजाम पाता है। दूसरे मानी जो दिए गए हैं वो हैं अ डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद पर्टिकुलर बिजनेस, कि एक ऐसी तंजीम का एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसा शोबा जो किसी खास बिजनेस के साथ खास बिजनेस को डील करता है, यानी उसको लेके चलता है, उसको हम दफ्तर या ऑफिस कहते हैं। फिर एक और डिक्शनरी में जो ऑफिस के मानी ये भी बयान किए गए हैं अ स्पेशल ड्यूटी, चार्ज और पोजीशन conferred by an exercise
of governmental authority and for a public purpose. A position of authority to exercise a public function and to receive whatever emoluments may belong to it. A position of responsibility or some degrees of executive authority. यानी क्या यानी ऑफिस के अंग्रेजी जुबान में बहुत से मानी हैं। मुख्तलिफ चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होता है, जिसमें हम देखते हैं कि स्पेशल ड्यूटी, खास किस्म की ड्यूटी है, ये एक खास किस्म का चार्ज है, जो कि एक पोजीशन और पोजीशन कन्फर्ड बाय एन एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंटल अथॉरिटी, यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से किसी को कोई ओहदा जो है जो तफवीज़ किया जाता है किसी ख़ास मकसद के लिए या किसी ख़ास अथॉरिटी की पोजीशन जिसमें वो आवाम से डील करता है, उसको हम जहाँ वो बैठता है उसको हम ऑफिस कहते हैं। फिर एक और मानी जो है वो है अ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन सम गवर्नमेंट। फिर और जो दूसरे मानी है अ सब डिवीजन ऑफ सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के आगे जो ज़िमनी डिवीजन हैं जिन मुख्तलिफ हिस्सों में जो उसको तकसीम कर दिया गया है उन सब को हम ऑफिस का नाम देते हैं। एक बड़ा मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एक बड़ा जो तंजीमी यूनिट है, तंजीमी इदारा है, और या गवर्नमेंट का इन सम गवर्नमेंट्स, कुछ गवर्नमेंट में जो एक बड़ा तंजीमी यूनिट है उसको हम ऑफिस का नाम देते हैं। फिर उसके जो ज़िमनी उसके हिस्से हैं उनको भी हम दफातर का नाम या ऑफिस का नाम देते हैं। द ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑफिस, ऑफिस में जो बहुत से लोगों के ग्रुप जो हैं, बहुत से लोगों के गिरोह जो हैं जो काम कर रहे हैं। अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एजेंसी, किसी एजेंसी का जो कि गवर्नमेंट का शोबा है उसको वो भी ऑफिस के मानों में इस्तेमाल होता है। अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट ऑफ अथॉरिटी एज इन अ गवर्नमेंट, अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट ऑफ अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी को एक ट्रस्ट जो है अ प्लेस वेयर टिकट्स इंफॉर्मेशन और सम सर्विसेज कैन बी ऑब्टेन्ड, वो जगह जहाँ से टिकटें, मालूमात या कुछ खिदमात जो हैं वो हासिल की जा सकती हैं। यानी अगर हम देखते हैं तो ऑफिस का जो लफ्ज है वो कई मानों में इस्तेमाल होता है। ऐसे शेरकलर ने दफ्तर के जो मानी बताए हैं वो हैं दफ्तर किसी इदारे का वो लाजमी जुज़्व है जैसे मुख्तलिफ कारगुजारियों को अमल में लाने और उनके इर्तबाते बढ़ाने का काम सपुर्द किया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पूरे अदारे की पॉलिसी का तयन होता है। यानी जो हमारा दफ्तर है वो किसी अदारे का लाजमी हिस्सा है और वहाँ मुख्तलिफ लोग मिलजुल कर काम करते हैं। दफ्तर जो है वो किसी अदारे का लाजमी जुज़ है जिसे मुख्तलिफ कारगुजारियों के लिए अमल में लाया जाता है। नूरुल लुगात में जो दफ्तर के मानी दर्ज हैं वो हैं हसाब वगैरह का मजमूआ, कचहरी कागजात का मजमूआ, तवील कहानी, बड़ा भारी खत वगैरह। इसके अलावा तालबात आपने सुना होगा कि दफ्तर का लफ्ज मुख्तलिफ मुहावरात में भी इस्तेमाल होता है। जब हम बुनियादी मुबाहिस की बात कर रहे हैं तो आपने एक मुहावरा सुना होगा दफ्तर उलटना, यानी तलाश करना। फिर होता है एक और मुहावरा है
दफ्तर बरहम होना, यानी बिल्कुल उलट पुलट हो जाना, कागजात की जो है वो कागजात बेतरतीब हो जाना। दफ्तर तय करना यानी मुख्तसिर करना, दफ्तर को खत्म करना। फिर दफ्तर चढ़ाना यानी मशहूर करना। ये दफ्तर जो है, दफ्तर का लफ्ज मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होता है। दफ्तर खोल दिया कि कोई हकीकत जाहिर कर दी, कोई भेद जाहिर कर दिया। दफ्तरी गाओ कुर्द होना, तमाम कारखाना दरहम बरहम हो जाना, हर चीज उलट पुलट हो जाना। इस तरह जब हम उर्दू ज़बान व अदब का गहरा मुतालिया करते हैं तो हम देखते हैं कि दफ्तर का लफ्ज मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मुहावरात, अल्फाज व तराकीब में भी दफ्तर के लफ्ज के इस्तेमाल से उसके मानी में तब्दीली वाक़या हो जाती है। हमने इंग्लिश की मुख्तलिफ डिक्शनरियों में भी दफ्तर यानी ऑफिस के मानी भी देखे, और अभी हमने शान अल हक हकी की ऑक्सफोर्ड इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी में भी उसके मुख्तलिफ जो मानी दर्ज थे उन पर भी बात की कि ऑफिस का लफ्ज भी जो है वो मनसब की मियाद के लिए भी इस्तेमाल होता है, ओहदे के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह जब हम अंग्रेजी में आउट ऑफ ऑफिस फॉर 13 ईयर्स की बात करते हैं तो उसके मानी क्या हो जाते हैं? उसके मानी हो जाते हैं 13 साल तक इक़्तिदार से महरूम, यानी आउट ऑफ ऑफिस फॉर 13 ईयर्स। जहां ऑफिस के मानी बिल्कुल ही तब्दील शुदा हमें नजर आते हैं। फिर ऑफिस का लफ्ज जो है, जब हम फॉरेन ऑफिस की बात करते हैं तो दफ्तर खारजा के मानों में इस्तेमाल होता है। जब हम बात करते हैं थ्रू द गुड ऑफिसेस तो मेहरबानी और तवज्जो के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है। यूं जब हम मजमूई तौर पर देखते हैं तो दफ्तर का लफ्ज मुख्तलिफ मफाहीम के साथ हमारे सामने जाहिर होता है, और जब हम मुहावरात के तौर पे इसका इस्तेमाल देखते हैं तो भी ये मुख्तलिफ उर्दू और अंग्रेजी दोनों ज़ुबानों में मुख्तलिफ मानी लिए होता है। दफ्तरी दस्तूरुल अमल में जो दफ्तर की तारीफ दर्ज है वो है, दफ्तर किसी तालीमी इदारे, कारोबारी इदारे या सनती इदारे की इनफाली या तंजीमी सरगर्मियों का मरकज होता है। दफ्तर किसी इदारे की सरगर्मियों में नज़्म ज़ब्त कायम रखने की जिम्मेदारियां कबूल करता है, जिससे कारोबार की अमलदारी में यकसानियत, इर्तबात, नज़्म ज़ब्त और मियार जो है वो कायम होता जाता है। यानी जब हम दफ्तरी दस्तूरुल अमल में दफ्तर के मानी पर गौर करते हैं तो वो ऐसी मुनज़्ज़म सरगर्मियों का मरकज, वो इदारा जहाँ के कोई कारोबार सर अंजाम दिया जाता है, किसी सनत के बारे में कोई काम होता है, उस इदारे में नज़्म ज़ब्त कायम किया जाता है, उसकी जिम्मेदारियां जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों के ज़िम्मे होती हैं। और जो सबसे ज़्यादा बड़ी खूबी कि यकसानियत के साथ, बाहमी रब्त के साथ, नज़्म ज़ब्त के साथ जो है मियारी काम जो है वो सर अंजाम पाता है। यानी इससे मुराद कोई मखसूस अमारत जहाँ पेशा वाराना जो सरगर्मियां हैं उनका इनेकाद होता है, या पेशा वाराना सरगर्मियां, जिम्मेदारियां अंजाम दी जाती हैं। ये किसी एक कमरे पर भी मुश्तमिल हो सकता है, बहुत से कमरों का मजमुआ भी हो सकता है,
और लेकिन जो सबसे बड़ी खूबी दफ्तर की है वो ये है कि नज़्म ज़ब्त के साथ बाहमी राब्ते में रहकर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जो हैं वो सरअंजाम दी जाती हैं, तभी दफ्तर का मेयार जो है वो बरकरार रहता है। दफ्तरी जुबान की तरकीब में दूसरा लफ्ज जो है वो है जुबान, यानी उर्दू बतौर दफ्तरी जुबान। दफ्तर के लफ्ज पर हमने गौर किया, मुख्तलिफ उसकी जो लुगात में उसके मानी दर्ज थे, मुख्तलिफ जो उसके मफाहिम थे उन पर हमने गौर किया। अब हम देखते हैं कि लफ्ज जुबान यानी दफ्तरी जुबान के मुबाहिस पर जब हम बात करेंगे तो दफ्तरी उर्दू की तारीफात पर गौर करने के साथ साथ हमें जुबान के हवाले से भी चंद बातें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लफ्ज जुबान जो है उर्दू में इसके दो मफहूम हैं। एक तो ये जुबान जो है हर इंसान का एक अज़ू है, यानी उसके जिस्म का एक हिस्सा है, और बोलने के लिए इजहारो इबलाग के लिए हम इसी जुबान का सहारा लेते हैं और मुनज़्ज़म तरीके से हम अपना माफ़ी ज़मीर जो है दूसरों को बयान करते हैं। फिर जुबान का लफ्ज जो दूसरे मानों में इस्तेमाल होता है वो है लिसान, यानी लिसान अरबी का लफ्ज है, इबलाग के मुंतजिम तरीके के लिए इस्तेमाल होता है। लिसान की जो असल है वो अरबी से निकली है, यानी लिसान अरबी जुबान का लफ्ज है। उर्दू में जब हम जुबान के लफ्ज के दूसरे मानी पर गौर करते हैं तो हमारे सामने इसके मानी बतौर एक लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी में जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं, उसके मानों में ये जाहिर होता है। डॉक्टर अतश दुरानी लिखते हैं, इस्लाही मफहूम जुबान उस अमल का नतीजा होती है जो हलक में मौजूद गोश्त के लोथड़े यानी जुबान से आवाज के ज़ेरो बम काबू में करने से पैदा होती है। इस अमल को बोलना और नतीजे को, यानी जो बोलने के जरिए जिन अल्फाज से अदायगी होती है उसको हम बोली या जुबान कहते हैं। इसमें मुहम्मल लफ्ज भी हैं, यानी बेमानी लफ्ज भी हैं और बामानी भी हैं। दोनों तरह की जो आवाजें हैं उन्हें जबान के अलावा तहरीर में भी शामिल किया जाता है। यानी उर्दू जुबान में जुबान का लफ्ज उसके दो मफहूम हैं। एक तो आपके जो जिस्म का हिस्सा है जिससे हम बात करने का अमल जारी रखते हैं, लेकिन उस बात को करने के लिए हम जिन अल्फाज का सहारा लेते हैं वो अल्फाज किस जुबान के हैं, किस लैंग्वेज के हैं। तो जुबान का जो दूसरा मफहूम है वो लैंग्वेज के मानों में, यानी बोली जाने वाली बोली या जुबान के मानों में इस्तेमाल होता है। यानी जुबान का लफ्ज जो है वो मुख्तलिफ मफाहीम रखता है। यानी जुबान जिसको हम जीभ, लिसान, बोली, बोलचाल, गुफ्तगू, बयान, कौल, इकरार, वादा, अहद या पैमान के मानों में भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जिस तरह हमने देखा कि लफ्ज दफ्तर
मुख्तलिफ अल्फाज व मुहावरात में इस्तेमाल होता है। इसी तरह ज़ुबान अपने मुख्तलिफ मफ़हूम लेकर मुख्तलिफ मुहावरात में इस्तेमाल होती है। जैसे ज़ुबान उलटना, यानी ज़ुबान से बात निकलना, या इकरार से फिर जाना, वादे से फिर जाना। ज़ुबान आब कौसर से धोई होना, यानी बड़ा फसीह बलीग जो कलाम है, नहायत पाकीज़ा बात करना। ज़बान आलूदा होना जो है जब हम यानी ज़ुबान पर कोई ऐसी बुरी बात का आ जाना। ज़ुबान आवर शायर खुशबियां को कहा जाता है। फिर ज़ुबान बरीदा चुप खामोश। ज़बान बदलने से कूचा बदलना बेहतर है। वादा वफा करने से नुकसान उठाना बेहतर है। यानी यहाँ ज़ुबान जो है वो वादे के मानों में, वादा वफा करने के मानों में ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ज़ुबान बंद होना, चुप होना, किसी के रोब या हुक्म की वजह से ज़ुबान पर के ज़रिए बात ना कर सकना। फिर ज़ुबान पकड़ना, यानी किसी को बोलने से रोकना। चर्ब ज़ुबान होना, ज़ुबान का बहुत तेज़ होना। ज़ुबान लूटना, ज़ुबान टूटना जो है बच्चे की ज़ुबान का दुरुस्त होना। इस तरह हम देखते हैं कि लफ्ज़ ज़ुबान जब उर्दू मुहावरात में इस्तेमाल होता है तो वो मुख्तलिफ मानी लेकर हमारे सामने ज़ाहिर होता है। बहुत मशहूर मिसल सुनी होगी, ज़ुबाने खल्क को नकाराए खुदा समझो। यानी जो बात अवाम में मशहूर हो जाए वो होकर रहती है। इसी तरह ज़ुबान दांतों तले दाबना, कुछ कहकर पछताना। ज़ुबान दराजी बेबाकी से बात करना। ज़ुबान ज़द होना, मशहूर आम हो जाना। अगर हम इस तरह अल्फाज मुहावरात पर गौर करें तो हम देखते हैं कि मुहावरात के इस्तेमाल में ज़ुबान अपने मुख्तलिफ मानी हमारे सामने ज़ाहिर करती है। कहीं ये बतौर एक इंसानी जिस्म के एक हिस्से के तौर पर उसके मानी ज़ाहिर होते हैं। ज़ुबान संभालिए, बदज़ुबानी न कीजिए। ज़ुबान सूखना यानी प्यास का गलबा होना, बोल न सकना। ज़ुबान से उफ न करना, शिकायत न करना, चुप रहना। ज़ुबान से फूल झड़ना, आला ज़ुबान में गुफ्तगू करना। यानी हमारे सामने एक तवील फहरिस्त है जिसमें हम देखते हैं कि लफ्ज़ ज़ुबान जो है वो मुख्तलिफ मफ़ाहीम के ज़रिए हमारे सामने ज़ाहिर होता है। अंग्रेज़ी में इसके मुतबादल लफ्ज़ है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है शानुल हक हकी ने मुरतब की है, उसमें इसके मानी हैं ज़ुबान, बोली, भाषा, इंसान का ज़रिया इज़हार, जो अल्फाज और बंधे हुए कवायद पर मुश्तमिल होता है। फिर लैंग्वेज का लफ्ज़ कुव्वत गोयाई, तर्ज इज़हार। लैंग्वेज विद पोएटिक एक्सप्रेशन, या जब हम बात करते हैं
His language was poetic. उसकी जुबान शायराना थी, यानी शायराना तर्ज इज़हार। फिर हम जुबान का लफ्ज और लैंग्वेज का लफ्ज मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे लैंग्वेज टू एक्सप्रेस, इजहार के लिए अल्फाज नहीं। लैंग्वेज ऑफ फ्लावर, मुख्तलिफ फूलों से मंसूब अलामती मफ़हूम, यानी जिस तरह हमने देखा कि उर्दू ज़ुबान में लफ्ज़ ज़ुबान के ज़रिए बहुत से मुहावरात हमारी ज़ुबान का हिस्सा बन गए हैं। इसी तरह जब हम अंग्रेज़ी में उसका मुतबादल लफ्ज़ लैंग्वेज देखते हैं तो लफ्ज़ लैंग्वेज जो है वो भी मुख्तलिफ मुहावरात के ज़रिए इस्तेमाल होता है। उसके साथ मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करके इसके मानी बदल जाते हैं। चुनांचे जब हम इन तमाम जो मुख्तलिफ माहिरीन लिसानियात जो हैं उनकी तारीफ़ों पर गौर करते हैं तो हम ये समझते हैं कि ज़ुबान वो ज़रिया इज़हार है जिसकी मदद से इंसान अपनी ज़ात और माहौल के तकाज़े के मुताबिक इज़हार करता है, ख़्वाह ये इज़हार आवाज़ के ज़रिए किया जाए या सोचे हुए कलमात को तहरीर में बयान कर दिया जाए। इज़हार ख़याल ज़ुबान का मोहताज है। ज़ुबान ज़िंदगी के तजर्बात का ख़जाना है और रवाबत और मुआशरत के लिए ज़ुबान एक अहम हथियार है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ज़ुबान किस तरह से एक हथियार का काम करता है। तो आप लोग जानते हैं कि इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे पोशीदा है, यानी जब तक इंसान गुफ्तगू नहीं करता उसकी खामियां और खूबियां छुपी रहती हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि जो अच्छी ज़ुबान है यानी जो आपकी खुश कलामी है या नरमी से जो आप इजहार करते हैं कि ज़ुबानी शीरी मुल्क गिरी, यानी मीठी ज़ुबान से जो है उम्दा बातों से जो है वो मुल्क भी फतह किया जा सकता है, मुल्कों पर हुक्मरानी की जा सकती है। इसी तरह जब हम कोई इंसान बहुत खामोश हो तो हम उसके लिए ज़ुबान सीना का लफ्ज़ कि वो खामोश रहना, मुंह से बात नहीं करता, गोया उसने जो है ज़ुबान सी ली है। ज़ुबान को मुंह में रखना, यानी वो लोग जो अपनी ज़ुबान पर काबू रखते हैं उनके लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ज़ुबान को मुंह में रखना यानी बेमौका बात ना करना। ज़ुबान के आगे खंदक नहीं, यानी कोई किसी की ज़ुबान बंद नहीं कर सकता, किसी को चुप करवाना बहुत मुश्किल है। अगर हम मुख्तलिफ मुहावरात पर गौर करें तो हमारे सामने बहुत से ज़ुबान के नए ज़ाविये हमारे सामने आते हैं। ज़ुबान ही हाथी चढ़वावे, ज़ुबान ही सर कटवावे, कि ज़ुबान ही से आदमी की इज्जत होती है और ज़ुबान ही से जिल्लत होती है। और ज़ुबान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम, यानी जब कोई बात समझ में नहीं आती तो ये मुहावरा इस्तेमाल होता है कि ज़ुबान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम, कि मेरे महबूब की ज़ुबान तुर्की है और मैं तुर्की नहीं जानता। फिर ज़ुबान ना रुकना, जो
मुसलसल बोले जाता है, मुसलसल बोले जाता है, उसको उसके लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि इसकी ज़ुबान नहीं रुकती। फिर अंग्रेज़ी में जो इसका मुतबादल लफ्ज़ है लैंग्वेज, उसके भी हमने मुख्तलिफ मानी देख लिए कि लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली अ लिंग्विस्टिक बट आल्सो पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल एंड हिस्टोरिकल टर्म। कि जो लैंग्वेज है वो सिर्फ लिसानी ही नहीं बल्कि सियासी, सकाफती और माशरती और तारीखी इस्तिलाह है। यानी लैंग्वेज का लफ्ज़ जो है सिर्फ ज़ुबान के मानों में, सिर्फ बोली के मानों में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हर ज़ुबान अपने साथ एक मखसूस सकाफत की अक्कासी करती है, एक मखसूस माशरत की अक्कासी करती है, उसके पीछे एक पूरी तारीख है। जब हम इन तमाम जो ये तारीफ़ात हैं मुख्तलिफ मुहक्किकीन के हमारे सामने आती हैं, मुख्तलिफ लुगात से हमने मदद ली, इनको हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि दफ्तरी अमूर की निगरानी, इंतज़ाम व इंसराम और मुलाज़मीन के मामलात वगैरह के अमूर दफ्तर में अंजाम दिए जाते हैं। पॉलिसियाँ और मंसूबे बनाने और उन पर अमल दरामद की निगरानी में फराहम किरदार अदा करता है। दफ्तर कोई मादी शाय पैदा करने का आलाकार नहीं बल्कि सिर्फ खिदमात अंजाम देता है। इंतज़ामिया का कारोबार की ही इनकी ज़ुबान में अंजाम पाता है जो ज़वाबित के मुताबिक दफ्तरी ज़ुबान कहलाती है। यानी जो दफ्तरी अमूर हैं उनकी निगरानी का इंतज़ाम जो है और मुलाजमीन के मामलात, ये सारे मंसूबाजात एक तंजीम के ज़रिए अंजाम पाते हैं, नज़्म व ज़ब्त के ज़रिए अंजाम पाते हैं, जिनको हम दफ्तर का नाम देते हैं। दफ्तर के अहम वज़ाइफ क्या हैं, उन पर गौर करते हैं। यानी अभी हमने गौर किया उर्दू बतौर दफ्तरी ज़ुबान, उसके जो बुनियादी मबाहिस थे दफ्तरी ज़ुबान के, उन पर हमने बात की और उसमें हमने देखा कि लफ्ज़ दफ्तर मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ। इसी तरह उसके मुतबादल अंग्रेज़ी लफ्ज़ लैंग्वेज, उसके मुख्तलिफ मानी नज़र आए जिसकी निशानदही हमने की। इसी तरह जो इसका दूसरा हिस्सा था ज़ुबान, उसके भी मानी पर हमने गौर किया और हमने देखा कि ज़ुबान का लफ्ज़ उर्दू में कितने वसी मानों में इस्तेमाल होता है। अगर हम उर्दू लुग़त खोलें तो हमें 20 ऐसे मुहावरे नज़र आते हैं जो कि मुख्तलिफ मानी लिए हुए हैं। लेकिन अभी जो हम जिस ज़ुबान की बात कर रहे हैं वो दफ्तर से मुतल्लिक़ा ज़ुबान है और इसी ज़ुबान के अहम वज़ाइफ की निशानदही में आता है मालूमात की वसूली, मालूमात की एक सतह से दूसरी सतह तक तरसील पहुँचाना, मालूमात का रिकॉर्ड और तहफ़्फ़ुज़, मिसलदारी, अहकाम, हदायत और फैसला नवीसी। यानी दफ्तर में कौन कौन से अमूर सर अंजाम पाते हैं, दफ्तरी ज़ुबान की हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत पेश आती है। ये तमाम वो काम हैं जो किसी दफ्तर में अंजाम पाते हैं। यानी दफ्तर का बुनियादी मकसद जो है वो मालूमात वसूल करना है, किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात इकट्ठी करना ताकि अवाम आकर वहाँ से मालूमात हासिल कर सके। फिर उन मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना, उन मालूमात का रिकॉर्ड रखना और उनकी हिफाजत करना,
क्योंकि अगर और इसी तरह उनकी मिसलदारी जो है वो कायम रखना, उनको महफूज बनाना, उन फाइलों को महफूज रखना, और जो अहकामात आए हैं, जो हदायत दी गई हैं और जो मुतल्लका फैसले हुए हैं, अगर उनको मुनज़्ज़म तरीके से महफूज ना रखा जाए तो माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। किसी भी दफ्तरी ज़ुबान के लवाज़मात असल में उसकी वज़ाइफ की अंजाम दही के लिए होते हैं, यानी उन कामों के लिए होते हैं जिनको मुख्तलिफ सतह पर काम करने वाले अहलकार और अफसरान जो हैं वो सर अंजाम देते हैं। इन कामों को अंजाम देने के लिए बहुत से लोग मिलकर मुख्तलिफ जिम्मेदारियां अदा करते हैं, जिससे हमारे सामने एक दफ्तर किस लिए कायम हुआ है, वहाँ कौन कौन से अमूर सर अंजाम पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। दफातर में उर्दू का वो इस्तेमाल जो दफ्तरी असलूब के तकाजे पूरे करते हुए दफ्तरी अमूर निपटाने के काम आए। ये जो हमारा आज का मौजू है कि उर्दू बतौर दफ्तरी ज़ुबान, तो उसके लिए हमें ऐसे असलूब की ज़रूरत है जिसके ज़रिए, जिन तहरीरों के ज़रिए, जिस ज़ुबान के ज़रिए, जिन अल्फाज के ज़रिए हम दफ्तर में काम ले सकें, दफ्तरी अमूर निपटा सकें, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। आज हमें ज़रूरत है कि उर्दू जो कि हमारी कौमी ज़ुबान है, उसको दफातर की सतह पर राइज करने के लिए, उसको बतौर दफ्तरी ज़ुबान बनाने के लिए, उसका दफ्तरी असलूब बनाने के लिए जिन जिन इस्लाहात की ज़रूरत है, जिन कामों की अंजामदही की ज़रूरत है, वो आज हमें सर अंजाम देने हैं ताकि उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान राइज किया जा सके। तालबात ज़ुबान की अहमियत से आप आशना हो गई। किसी भी मुल्क के लिए कौमी ज़ुबान बहुत ही अहमियत की हामिल है, और आप लोग ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान जब कायम हुआ था तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू होगी। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी दफातर में उर्दू राइज नहीं हो सकी, और हमारे दफ्तरी अमूर जो हैं वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में अंजाम पाते हैं। उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान इख्तियार करने के लिए बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है। ज़ुबान के ज़रिए ही कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की करता है। चाइना में आप देख लें, चीनी ज़ुबान बोली जाती है। अगरचे हम समझते हैं कि अंग्रेज़ी जो है वो इंटरनेशनल ज़ुबान है, बैनुल अक़वामी ज़ुबान है, और वो हमें आनी चाहिए क्योंकि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और अंग्रेज़ी जो है वो बहुत से ममालिक में, कसीर तरीन ममालिक में जो है वो बोली और समझी जाती है। तो लिहाजा अंग्रेज़ी से आशनाई ज़रूरी है, लेकिन मुल्की सतह पर अगर हम अपने दफ्तरी अमूर जो हैं वो उर्दू ज़ुबान में अंजाम दें तो इससे एक तो हमारी ज़ुबान तरक्की पाएगी, दूसरा हमारे लिए आसानी होगी और अवाम में भी ये मकबूल होगी। तालबात, इन तमाम बातों को एक दफ़ा दोहरा लेते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि किस तरह से
जो है वो ज़ुबान की क्या अहमियत है, दफ्तर का लफ्ज़ जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, उसके मुख्तलिफ मफाहिम पर गौर किया। और सिर्फ सबसे ज़्यादा जो है वो हमने ज़ुबान के हवाले से बात की कि ज़ुबान की कितनी अहमियत है, क्योंकि अगर हम बोल ना पाएँ तो हम अपने जज़्बात व एहसासात का इज़हार नहीं कर सकते। हमारे जो ऐब हैं, हमारी जो खूबियाँ हैं, हमारी जो ख़ामियाँ हैं, वो पोशीदा रहती हैं। इसीलिए तो शेख सादी ने फरमाया था, ता मर्द सुखन ना गुफ्ता बाशुद, ऐबो हुनर ना हुफ्ता बाशिद, कि जब तक कोई शख्स बात नहीं करता, उसके ऐबो हुनर जो हैं वो छुपे रहते हैं। इंसान अपनी जुबान से पहचाना जाता है, इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा हुआ होता है। ये तो वो जुबान है जो हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं से जो है वो फैसला होता है। इसी चीज से फैसला होता है कि आपकी बोलचाल कैसी है, आप किस तरह से अपने बड़ों से बात करते हैं, किस तरह से अपने छोटों से बात करते हैं। इसके अलावा किसी की शख्सियत का अंदाजा हम जब लगाते हैं तो उसमें हम 4 अशिया को देखते हैं कि हम क्या करते हैं, कैसे नजर आते हैं, क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। जो कहने का अंदाज है वही आपकी शख्सियत को 4 चांद लगा देता है। उर्दू बहुत प्यारी जुबान है। दाग ने कहा था, उर्दू है जिसका नाम सभी जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबां की है। काश के पाकिस्तान में भी धूम जो है वो उर्दू जुबान की हो। लेकिन ये कब होगा? हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है। ये हमें सोचना है कि उर्दू, जो कि तीसरी बड़ी जुबान है बोलने में, और इसके बोलने वाले भी दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं, एक जिंदा जुबान है जिसमें बहुत ज्यादा अदब तख्लीक किया गया है। तो जब अदबी लिहाज से इस जुबान का इतना मुकाम और मर्तबा है, तो ये क्यों दफ्तरी जुबान नहीं बन सकती? इसके लिए सिर्फ कोशिश पहम की ज़रूरत है। कोशिश से ही चीज़ें जो हैं वो हासिल हो सकती हैं। कोशिश से ही हम मंजिल पर पहुंच सकते हैं। इस बड़े मकसद को हासिल करने के लिए उर्दू को बतौर दफ्तरी जुबान नाफिज करने के लिए बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। इनकलाबी तब्दीलियों की ज़रूरत है। उर्दू को अगर हमने बतौर दफ्तरी ज़ुबान राइज करना है तो हमारे अरबाब इख्तियार को इसके लिए कोशिश करना है। तभी जो है वो उर्दू ज़ुबान हमारे दफातर में राइज हो सकती है। हमें मिल के एक कौम बनना है, और एक कौम की शक्ल में, यानी जब हर ज़ुबान पे होगा कि उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान राइज किया जाए, अवामी सतह पर भी और साहिब इक़्तिदार की सतह पर भी, तभी जो है वो उर्दू ज़ुबान जो है वो बतौर दफ्तरी ज़ुबान राइज हो सकती है। अब जबकि हमारी अदालत आलिया सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया है कि उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान राइज किया जाए, तो बहुत ज़रूरी है कि उर्दू के लिए काम किया जाए, इसमें इनकलाबी तब्दीलियाँ की जाएँ, इसका असलूब जो दफ्तरी ज़ुबान वाला है वो इख्तियार किया जाए, इसके लिए नई इस्तिलाहात राइज की जाएँ। उसके लिए कुछ हम इस्तिलाहात फ़ारसी से ले सकते हैं, अरबी से ले सकते हैं, अंग्रेज़ी की इस्तिलाहात जो हमारे यहाँ राइज हो चुकी हैं, हम उनको अपनी ज़ुबान का हिस्सा बना सकते हैं, कि ज़ुबान हर लम्हा बदलती रहती है। और उर्दू ज़ुबान में तो अक्सो इस्तिफ़ादा की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, और उसने बहुत सी ज़ुबानों से पहले भी इस्तिफ़ादा किया है। तो आज अगर हमें जो है वो उर्दू ज़ुबान को बतौर दफ्तरी ज़ुबान राइज करना है, तो हमें
इन कामों को बड़े इनकलाबी सतह पर देखने की ज़रूरत है ताकि उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान राइज किया जा सके। लेकिन जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनके कामों को देखकर अंदाज़ा होता है कि वो इस मामले में संजीदा नहीं है। तो हमें ही मिलकर कोशिश करनी है ताकि उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान राइज किया जा सके। आखिर में मैं यही कहूँगी, इफ्तिखार आरिफ के शेर पर अपने लेक्चर का इख्तिताम करती हूँ कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो उर्दू पर फख्र करते हैं और ये हमारा जो लेक्चर था, हमारा BS 7 सेमेस्टर में हम उर्दू बतौर दफ्तरी ज़ुबान, हमने इनकलाबी तौर पे ये पेपर मुतारफ़ करवाया है जिसमें आज हम बात कर रहे थे दफ्तरी उर्दू के बुनियादी मुबाहिस पे। तो ये तमाम चीज़ें अर्ज़ करने का मकसद यही था कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, कि शायद अरबाब इख्तियार जो हैं वो उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान राइज करने के लिए संजीदा कोशिशें करें। इस लेक्चर की तैयारी में मैंने बहुत सी कुतब से मदद हासिल की, बहुत सी लुगात में, जिसमें फरहंग आसफिया है, वारिस सरहंदी की इल्मी उर्दू लुगात है, फ्री ऑनलाइन उर्दू डिक्शनरी है। इसके अलावा द स्ट्रक्चर ऑफ कॉमर्स से मदद ली गई है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की दस्तूरुल अमल से मदद ली गई है, आतिश दुरानी की किताब असलूब दफ्तरी ज़ुबान, दफ्तरी ज़ुबान का असलूब कैसा होना चाहिए, उन्होंने बहुत तफसील से लिखा है, उससे मदद ली। तो आज का ये लेक्चर अपने इख्तिताम को बढ़ता है। अगले लेक्चर में हम जो है उर्दू ज़ुबान की जो खसूसियात हैं, दफ्तरी उर्दू की जो खसूसियात हैं, उन पे बात करेंगे कि किस तरह से उर्दू ज़ुबान जो है वो उसमें कौन सी खसूसियात होनी चाहिए ताकि उसको हम बतौर दफ्तर राइज कर सकें। हम उर्दू ज़ुबान का उसमें जायज़ा लेंगे कि उर्दू ज़ुबान किन खसूसियात की हामिल है और क्या वो वाकया ही दफ्तरी ज़ुबान बनने की अहल है या नहीं है। तो आज का हमारा लेक्चर अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता है कि उर्दू बतौर दफ्तरी ज़ुबान और दफ्तरी उर्दू के बुनियादी मुबाहिस, दफ्तरी ज़ुबान के बुनियादी मुबाहिस। बहुत शुक्रिया।